माना जताई जा रही कि कोई हल निकल सकता है, और अगर हल नहीं निकलेगा तो फिर जंग के हालात और भी ज्यादा बन सकते हैं और जंग भी हो सकती है, ऐसा कहना है। इस बीच कई सारे घटनाक्रम सामने आए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अगर इस बैठक का नतीजा सफल नहीं रहा तो फिर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। यानी अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाह रहा है कि अगर बैठक सफल नहीं होती है तो हमला तो तय मानकर चलिए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो है जॉर्डन में अपनी सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और कई सारे सैन्य विमान जॉर्डन में उतर रहे हैं। बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि 102 के करीब विमान अब तक जॉर्डन में लैंड कर चुके हैं। यानी जॉर्डन के जरिए ही अमेरिका अपनी घेरेबंदी को ज्यादा पुख्ता कर रहा है। दूसरी ओर ईरान से जो घटनाक्रम सामने आया है वो ये है कि ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वो सब हमारे निशाने पर हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में करीबन 30 से 40 हजार के बीच सैनिकों की तैनाती है। कई सारे देशों में उनके सैन्य अड्डे हैं। तो ईरान का कहना है कि ये सब हमारे निशाने पर हैं, युद्ध होगा तो हम इन्हें तबाह कर देंगे। तो इन्हीं ताजा घटनाक्रमों पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं तर्कश। हमारे साथ इस बातचीत में नागेंद्र जी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे खास मेहमान हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराऊंगा। लेकिन नागेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि आज की जो बैठक हो रही है उसको लेकर आप कितना ज्यादा आशावान हैं? आशावान की बात तो छोड़िए, सबसे पहले मैं आपको दो बड़े अपडेट्स देता हूं। जो दो सबसे बड़े अपडेट्स है कि 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स, 2 राउंड हो चुके टॉक्स के, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज्यादा निकल करके नहीं आया है। ईरान की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया इस टॉक्स को लेकर के आई है, ईरान ने बोला है कि इसमें अभी और वक्त लगेगा, हम ये कंटिन्यू करेंगे, ये टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि वहां पर सेंटकॉम के जो चीफ हैं, जो कि यूएस की तरफ से, वो भी कुछ न तो है ही। जब आपने बोला ट्रंप के दामाद तो वहां चलिए किस हक से कर रहे हैं। और ट्रंप जब बनते हैं राष्ट्रपति तो अपने दामाद को कुछ ना कुछ काम, अपनी बेटी को कुछ ना काम दे देते हैं। लेकिन इतने सीरियस इशू पे लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। बट इन सब के बावजूद जो बिल्डअप हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है उन देशों के लिए जहां पर इस्लाम को फॉलो किया जाता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय बन सकते हैं यूएस के लिए अगर वॉर होता है तो वो है हुदीज, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल है रेड सी पे। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली यमन में उन्होंने जो रैली निकाली सना में, वो उनका एक तरीके से कहिए कि हमेशा से होता रहा है। अक्टूबर 7 की जब लड़ाई हुई उसके बाद से लगातार शुक्रवार को रैलियां निकलती है, डेथ टू अमेरिका, ये अनाउंसमेंट वहां पे चलता रहता है। वो नफरत करते हैं अमेरिकन से। और उस रैली में फिर ये कहा गया कि ईरान को अगर आपने छूने की कोशिश की तो हम आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे। हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं, हमास को आपने हरा दिया, आपने हिजबुल्लाह को हरा दिया, लेकिन हुदीज ने आपकी नकेल कस के रखी है। आपके पास B2 बॉम्बर्स हो, जो भी हो, लेकिन ट्रंप की हवा जो है हुदीज जरूर निकाल देते हैं। और हुदीज अभी भी डटकर बने हुए हैं जो ईरान का साथ देंगे। और द मोमेंट अगर उन्हें सोचा भी जॉर्डन से फ्लाइट निकली तो इधर हुदीज वहां जरूर अटैक करेंगे। ईरान क्या करेगा उसके पहले तो हुदीज जरूर अटैक करेंगे। इन सब चर्चाओं के बीच जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है कि जो हम कल भी बात कर रहे थे कि इज इट अ टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी और इज इट प्रेपरेशन ऑफ वॉर। क्योंकि इसमें कुछ खास बड़े लोग मिलकर के तो बात कर नहीं रहे हैं, केवल सेंटकॉम के जो अधिकारी हैं वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए अभी आगे क्या होता है। हमारे मेहमान जो हैं वो इस पे पर्सपेक्टिव हमारा बढ़ाएंगे और ज्यादा जानकारी देंगे। चलिए अब अपने मेहमानों की ओर चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही हर्ष तहिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले हम ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास ही चलेंगे। देवनाथ सर, आज जो बैठक हो रही है ओमान में, उस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या मांगे हो सकती हैं? ईरान क्या चाह रहा होगा और अमेरिका की क्या अपेक्षाएं होंगी? जी हाँ, इस बैठक में ईरान को कुछ नहीं चाहिए। इस बैठक में अमेरिका को 3 पॉइंट चाहिए। एक तो अमेरिका छोटी सी मांग कर रहा है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह, हुती, हमास की सपोर्ट को बंद कर दे। ईरान कहता है ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हमास मिलिट्री तौर पर गजा में प्राय खत्म हो गया है। ऐसे भी हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, उनकी सप्लाई लाइन जो थी वो ईरान से सीरिया में थी, सीरिया से
लेबनान में थी हिजबुल्लाह को, वो विकसित हो गई है, क्योंकि अब सीरिया में बशर अल असद नहीं है। अब जी सीरिया में जो अलशरा जोलानी हैं, वो अमेरिका के मित्र हैं। तो वो लाइन, सप्लाई लाइन जो है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कट हो गई है। बचा हूती। हूती यमन में अभी भी बहुत मजबूती से बैठा हुआ है, सना पर उनका कब्जा है। हूती के पास जितने रॉकेट्स और मिसाइल्स थे वो अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि हूती ने बार बार दिखा दिया कि वो इजराइल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लेकिन हूती की बात भी ईरान मान लेगा कि हूती को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने से 3 महीने से हूती शांत है। इजराइल की तरफ उन्होंने कोई विशेष कुछ लॉन्च नहीं किया है। दूसरी बात जो अमेरिका चाहता है ईरान से, वो चाहता है कि ईरान जो है अपने यहां पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे, जिसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि ये जो मिसाइलें हैं जो ईरान इजराइल की तरफ छोड़ देता है वो बनाना बंद कर दे। जाहिर बात है इसके लिए ईरान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि जी यह उनके अस्तित्व का सवाल है। लास्ट एक सेंटेंस में बता देता हूं अभी शुरुआती दौर में कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना क्या ईरान बंद कर देगा? ईरान बार बार कह रहा है हमने तो कभी बनाया नहीं, बनाने की कोशिश भी नहीं की। जी चलिए अब सिरोही सर के पास भी चलते हैं। सिरोही सर, आपको क्या लग रहा है इस बैठक को लेकर? और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जॉर्डन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और अमेरिका अपने सैन्य विमान लगातार वहां पर तैनात करते जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप शांति वार्ता कर रहे हैं, परमाणु वार्ता कर रहे हैं, दूसरी ओर आप अपनी तैनाती भी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब तो यह है ना कि आप बस धोखा दे रहे हैं लोगों को कि देखो हम बातचीत कर रहे हैं, और शायद बाकी वो समय और लेने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो आप इसे किस तरह देख रहे हैं? वैभव जी, आपने जो है बात बिल्कुल इसका जो आकलन किया है बिल्कुल सही किया है। अमेरिका जो है बात के जरिए टाइम ले रहा है, और टाइम वो इस तरीके से ले रहा है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि अमेरिका अभी तक क्लियर नहीं है कि उसके ऊपर जो ईरान की तरफ से जवाबी हमला आएगा वो कितना कारगर होगा। क्योंकि अमेरिका जो ये स्टेटमेंट दे रहा है उससे तो लग रहा है कि अमेरिका जो है थ्रेटन कर रहा है लड़ाई के लिए, लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर थ्रेट करने से काम नहीं बना तो लड़ाई होगी। तो उसमें अमेरिका के दिमाग में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वो अपने सारी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके सबसे पहले पूरी तैयारी करके तब बातचीत के तब जो है एक्शन लेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे, क्योंकि पिछले साल भी जब इजराइल और इनका ईरान का झगड़ा हुआ था तब भी टॉक्स चल रही थी, और टॉक्स से पहले ही जो है हमला हो गया था। तो हो सकता है कि ये टॉक्स के चलते चलते ही अमेरिका जो हमला कर दे, क्योंकि ये अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, इसलिए अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता। नंबर दूसरा, अभी पॉइंट ये आता है कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है। जैसे आप पहले भी मैंने आपके चैनल पे बताया था कि 3-4 मुद्दे अहम हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर के ऊपर जो बातचीत होनी है, जो अमेरिका चाहता है। नंबर दूसरा, वो चाहता है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रॉक्सीज है उनको सपोर्ट ना करे। तीसरा, जो मिसाइल लॉन्ग रेंज खासतौर पर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कैप लगे, ताकि वो जो है मिसाइल इजराइल या जो और बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर खतरा ना बने। और नंबर चौथी चीज है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना ली जाए। तो इसमें जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनमें 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है ईरान एग्री कर जाएगा, और चौथा पॉइंट जो मिसाइल के ऊपर कैप लगाना है, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, उसके ऊपर ईरान नहीं मानेगा। और अगर ईरान इसके ऊपर नहीं मानता है तो अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो जो थ्रेट बना है वो हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए इजराइल भी इस चीज के लिए नहीं मानेगा, और इजराइल चाहेगा कि अगर जो है ये टॉक्स फेल हो जाती है तो फिर ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमला किया जाए, क्योंकि अभी जो है सही मौका है, पोस्चरिंग है, दोनों देश तैयार है, तो उस केस में जो है ये कार्रवाई की जाएगी। तो अभी मुझे लगता है कि इसमें टाइम को बाय किया जा रहा है, टाइम को जो है कोशिश की जा रही है। और जितने मिलिट्री बेसिस है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि थ्रेट करना आसान है लेकिन लड़ाई लड़ना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए पिछले साल जब लड़ाई हुई थी उसके बाद ईरान ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ा दी है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई है।
पिछली लड़ाई में ईरान ने ये पाया था कि उनकी जो मिसाइल थी वो ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गई थी, और क्योंकि वो जो है इतनी ज्यादा लॉन्ग रेंज की नहीं थी और इतनी कारगर नहीं थी। नंबर दूसरा, उनका जो ईरान के और अमेरिका के हवाई जहाज जो थे या उनकी मिसाइल थी, वो बिना खौफ के ईरान के अंदर एंटर कर रहे थे, और सैकड़ों की तादाद में इजराइल के हवाई जहाज जो है ईरान की एयर स्पेस में आते, बमबारी करके ईरान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो अब ईरान को जब ये दो कमी पता है, तो ईरान ने पिछले एक साल में इनकी पूरी तैयारी की है। उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल, चाहे वो अपनी हो, चाइना से डायरेक्टली ली हो या नॉर्थ कोरिया के रूप से उनके पास आई है, उनके पास बड़ी कारगर मिसाइल्स हैं जो कि तकरीबन रेंज 2000 किलोमीटर तक है, और पे लोड भी जो है 1500 से लेकर 18 केजी तक है। दैट मीन्स ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा एयर बेस नहीं है जिसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगी ये, बल्कि जो साउथ ईस्ट यूरोप है वहां तक इसकी कारगर रेंज हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट जो ईरान ने अपनी तैयारी की है वो की है एयर डिफेंस सिस्टम में। एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने और मजबूत किया है। तो जिस तरीके से अमेरिका अपनी पोस्चरिंग कर रहा है, उसी तरीके से जो है ईरान भी अपनी पोस्चरिंग कर रहा है, और ईरान को भी पता है कि अगर टॉक्स कामयाब नहीं होती, जो कि मुझे लगता है, मेरा आकलन ये है कि जो टॉक्स है वो कामयाब नहीं होंगी, तो हमला किसी ना किसी टाइम तो अमेरिका करेगा, और पहला हमला अमेरिका का होगा। ईरान हमला प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर जो है ईरान उसको बहुत जबरदस्ती से जवाब देगा, और उसका जवाब सिर्फ यही है कि जो मिडिल ईस्ट के बेसिस के बारे में आप जो नगन जी और आप जो बोल रहे थे, वो सारे के सारे बेसिस के ऊपर ऑलरेडी लॉक्ड है, सिर्फ उनको ट्रिगर दबाना बाकी है। और उसके बाद अमेरिका को, ये तो बात अलग है कि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका भी सस्ते में नहीं छूटेगा इस लड़ाई में। चलिए अब देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, नागेंद्र जी, ये सवाल सबके मन में आ रहा है। देवनाथ साहब से भी मेरा सवाल है, सिरोही साहब से भी मेरा सवाल है। अमेरिका अपने बेसेस खोज रहा था कि हम कहां से एयर अटैक करेंगे, हमारी जेट्स कहां से उड़ेंगी, तो काफी सारे कंट्रीज ने उनको मना कर दिया। अब जॉर्डन जो है, उनके पास बहुत बड़ा बेस है वहां पर, और काफी सारे जेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर जॉर्डन अपना एयर स्पेस देता है, अपने स्ट्रिप्स देता है उनको अटैक करने के लिए, तो ईरान जॉर्डन पे भी हमला करेगा। जैसे पिछली बार हम देखा था कतर पे इजराइल ने ही हमला कर दिया था, बहुत ही अजीब मामला हो गया था, और काफी ज्यादा उस समय चर्चा हुई कि अब तो पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। तो इस बार अगर लड़ाई होती है तो क्या ईरान जॉर्डन पे भी हमला करेगा कि केवल वो इजराइल पर ही सीमित रहेंगे? और इस एक सवाल मेरा और है देवनाथ सर, उसका भी जवाब दीजिएगा। सिरोही सर से भी इसका जवाब लेंगे। ओमान ही क्यों, दोनों देशों ने ओमान को ही क्यों चुना बातचीत के लिए? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुरक्षा के कारण भी हो सकते हैं क्या कोई? देखिए, बातचीत शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि तुर्की में हो सकती है जी। अब ईरान को लगा कि तुर्की तो मुस्लिम वर्ल्ड में उसका कंपटीटर है, तो ईरान को लगा कि शायद माहौल तुर्की में इतना अच्छा ना हो। दूसरी बात है कि अंकारा यानी तुर्की तो ऐसे भी नेटो का मेंबर है, तो शायद थोड़ा सा अमेरिका के साथ रहने की कोशिश कर सकता है जी। दूसरी बात है, तुर्की में अर्दोगान का बहुत ख्वाब है कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करें, तो वो यूरोपियन यूनियन की आंखों में गुड बॉय होने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हो सकता है कि वो ईरान का साथ ना दें। ओमान में काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एक तो ओमान और ईरान के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। ईरान बेसिकली शिया मुल्क है, ओमान में भी शिया बड़ी तादाद में रहते हैं। इससे भी बड़ी बात है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बात करते रहते हैं जी। वो ओमान और ईरान के बीच में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो पर्शियन गल्फ का जो माउथ है वो बहुत छोटा सा है, और फिर बाहर खुल के अरब सागर में गल्फ ऑफ ओमान आता है, तो ओमान और ईरान के बीच हम कहते हैं ना कि ये बस मात्र 21 किलोमीटर या 28 किलोमीटर चौड़ा है, वो ओमान और ईरान के बीच में है। असली चीज ये है कि इस पूरी बातचीत में फिलहाल ईरान हमला नहीं करेगा शुरुआती दौर में। क्या जॉर्डन के ऊपर हमला करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए, जॉर्डन में जो F-15 फाइटर स्क्वाड तैयार हुए हैं, जाहिर बात है वो बड़ी तादाद में तैनात हुए हैं। जी और सऊदी ने बोला हुआ है कि वो अपना एयर स्पेस नहीं देगा। कुवैत ने बोला है अपना एयर स्पेस नहीं देगा। अब ये तो डिप्लोमेटिक दरख्वास्त है, क्या अमेरिका सुनेगा? अमेरिका को सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका चाहे कि वो सऊदी को नाराज नहीं करना चाहता, कुवैत को नाराज नहीं करना चाहता, तो जॉर्डन से अमेरिकन फाइटर विमान जो हैं वो टेक ऑफ के बाद सीरिया एयर स्पेस में जा सकते हैं। सीरिया में अभी उनका दोस्ताना मुल्क है, जी अलशारा जोलानी का राज है, वो अमेरिका की जेब में बैठा हुआ है। वहां से जॉर्डन के फाइटर विमान सीरिया से घूमकर इराक में आ सकते हैं। इराक में जो अभी संता है वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, तो बगदाद भी कोई विरोध नहीं करेगा, और फिर आगे तो ईरान है ही। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के पास काफी सारे दूसरे ऑल्टरनेट हैं। लास्ट टाइम जब B-2 बॉम्बर्स आए थे, वो अमेरिका से उड़ते उड़ते, अमेरिका से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए यूरोप और भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ते हुए तुर्की के एयर स्पेस से वो पहुंचे थे ईरान तक। ये ऑप्शन है। अभी अमेरिका के पास सेकेंड ऑप्शन भी है कि हिंद महासागर में दियागो गार्सिया में वो अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तैनात कर रहा है, जो कि वहां से बिना किसी एयर स्पेस वायलेशन के दियागो गार्सिया से टेक ऑफ करके वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। पाकिस्तान के मकरान कोस्ट से वो ईरान में एंटर कर जाएंगे। तो अमेरिका को काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी 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 हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोचर सर, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि जो बैठक हो रही है, इस बैठक में दोनों देशों की क्या क्या आशाएं अपेक्षाएं हो सकती हैं, क्या क्या मांगे हो सकती हैं, और दूसरा हम बात कर रहे थे कि जॉर्डन में जिस तरह से अमेरिका अपनी वायुसेना के विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है और 100 से अधिक कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि वहां पर अमेरिकी जहाज पहुंच चुके हैं, उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या जॉर्डन ही इस पूरे संभावित युद्ध में एक अहम किरदार निभाने वाला है? एक और सवाल कोचर साहब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं। थोड़ा सा आप हमें मुवाफक साल्टी एयरबेस जो है, जो जॉर्डन में है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो थोड़ा सा दर्शकों को बता सके कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने इतने सारे जेट्स वहां पे रखे हैं, तो उसका लेवल हमें थोड़ा समझना जरूरी होगा दर्शकों के लिए भी कि किस तरह की तैयारी अमेरिका की है जॉर्डन में। ओके, सबसे पहले ये जो टॉक्स है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत आपको इसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक शुरुआती कॉन्वर्सेशन है, और ये जो इतने टॉप लेवल ऑफिशियल्स भी नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में। इसमें अभी आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स, अपने उस टाइप के फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह, मार्को रूबियो वगैरह, स्टीव विटकॉक, तो जो इस टाइप की आपकी टॉक्स है, इसमें ग्राउंड सेट किया जाएगा। बिकॉज 3 बेसिक मुद्दे हैं जो अमेरिका ने इस टॉक्स में रखे हैं, और उसमें काफ़ी कंटेंशियस है। उसमें से 2 मुद्दे, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो न्यूक्लियर का है ही। दूसरा है कि जो इनका बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है उसको रोकने की बात हो रही है, और तीसरा है कि जो प्रॉक्सीज को फंडिंग, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या जिसको हम ऑक्टोपस भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी एक अमेरिका का इसमें एक पॉइंट है कि आप इसकी फंडिंग बंद कीजिए। अब देखिए, ईरान अपने आप को एक टॉप लीडरशिप में रखता है इस रीजन में, और अमेरिका इसको मिडिल ईस्ट बोलता है, बाकी लोग हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, बात वही है। बट इसको ईरान की अहमियत ही खत्म हो जाएगी अगर वो असिमेट्रिक वॉर की तरफ या हाइब्रिड वॉर की तरफ नहीं जाएगा। बिकॉज इसको ईरान के पास ऐसी फौजें नहीं है जो डोमिनेट कर सकती हैं अच्छी तरीके से। उसके पास इतनी अच्छी ग्राउंड थल सेना नहीं है, उसके पास उसकी कमजोर है, तो उसके पास बस इसको मिसाइल पावर और ड्रोन पावर है, ये 2 चीजें हैं उसके पास। अब टॉक्स को हम ये समझ रहे हैं कि टॉक्स एक नेक्स्ट बातचीत की तरफ जाएंगे, बिकॉज कुछ ग्राउंड इस टॉक्स में
जो सेटल हो जाएंगे कि हम ABC पे बात करेंगे और वो नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे। वो नेक्स्ट राउंड भी ज्यादा दूर नहीं होगा, जी दिनों बाद, 4 5 6 दिन बाद आप देख सकते हैं कि इसको नेक्स्ट राउंड होगा। बिकॉज ये जानकारी मुझे एक्चुअली वहीं से मिल रही है जहां से बातचीतें आपकी चल रही है। जी दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसे अटैक करेगा, क्या उसकी तैयारी है। देखिए आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी तैयारी अपने कर ली है और उसके पास आपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दो आपके कैरियर बैटल ग्रुप्स उसको वहां पे हैं, उसके पास आपके टोमाहॉक मिसाइल्स, आपको याद होगा जी जी पिछली बार सबमरीन से लॉन्च किए गए थे, अभी भी उसके पास वहां पे सबमरीन्स हैं जहां से टोमाहॉक इसको मिसाइल्स आपके लॉन्च होंगे। और ऑफ कोर्स जैसे ग्रुप कैप्टन एक्चुअली साहब ने बताया कि B2 और B52 बॉम्बर्स उसके डिगो गार्सिया में है, वो अपने रिफिलिंग करके उधर पहुंच जाएंगे। एक जी पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसको एयर स्पेस के लिए। इसका एयर स्पेस का मतलब है, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि वहां से इसको वायलेट हो जाएगा, उसको वहां से नहीं आ सकेंगे, यहाँ से नहीं आ सकेंगे। आई डोंट थिंक इसका कोई इसको फर्क अमेरिका को पड़ता है। बिकॉज अमेरिका में जहां से भी वो अपना वार करना चाहता है वो उसकी एयर स्पेस को वायलेट करेगा। और तो अगर आपके इसको इजराइल भी अगर आपके लॉन्च अपने करता है मिसाइल्स को, तो वो भी एयर स्पेस को वायलेट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम अपने माइंड में रखते हैं लड़ाई का, हम नॉर्मली ये अपना कॉन्सेप्ट इसको ये रखते हैं कि दूसरी इस कंट्री से ये जो परमिशन लेनी पड़ेगी वो अमेरिका के लिए लागू नहीं होता है। और अगर अमेरिका ने वायलेट भी किया, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, और अमेरिका ने अगर उसको वायलेट भी किया तो वो कंट्री क्या करेगी? क्या अमेरिका के ऊपर फायर करेगी? तो इसको लगता नहीं है कि उस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे अमेरिका के लिए बनेगी। और इसको लास्ट आपने जो आपका एयरबेस बताया, अब वो एक्चुअली एयरबेस काफी सालों से अमेरिका के पास है। इट्स अ फेयरली लॉन्ग एंड रोबस्ट एयरबेस, और उसमें अंडरग्राउंड भी उसमें फैसिलिटीज हैं आपके हवाई जहाजों के लिए भी, और उसके जो आपके हैंगर्स भी हैं, उसके बाद ओवरग्राउंड भी है। और इसीलिए आप इसको देख रहे हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि इतने सारे एक्चुअली जहाज आपके एयरफील्ड्स में आपके एडजस्ट कैसे हो गए। बिकॉज नॉर्मली एक कमर्शियल एयरफील्ड होता है, जो हमारे जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, 1 या 2 स्क्वाड्रन से ज्यादा हम इसको एयरबेस में रखते नहीं है। इस ग्रुप कैप्टन साहब मुझे एक्चुअली करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन टू आंसर। जी बट सिंस आपने ये मुझे दिया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका जवाब देने के लिए। तो जो भी नॉलेज है मेरे पास मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इसको नॉर्मली 1 या 2 स्क्वाड्रन से ज्यादा आपके इसको हवाई जहाज एक एयरबेस में अकोमोडेट नहीं होते। अमेरिका ने अब उसको कुछ तो हवाई जहाज उनके ओपन में भी होंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको वहां पे एयर डिफेंस बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है, वहां पे थार्ड लगा दी गई है। और जो आपका पेट्रोइट आपके सिस्टम्स है, तो एक अगर मिसाइल अटैक होता है, बिकॉज वो निश्चित है, बिकॉज इसको ईरान कहां पे इसको मिसाइल अटैक करेगा, कहां पे लुक्रेटिव टारगेट है। एक तो ये कतार में है, बिकॉज उसने इसको पहले भी दोहा में किया, तो वो सबसे एक्चुअली पास होता है। और अगर उसके पास अपने मिसाइल्स भी देखें तो 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसको मिसाइल्स की अपना रेंज है। उसकी आपकी जो हद 1 और 2, और जो इस टाइप की जो मिसाइल्स हैं वो 300 से 500 किलोमीटर। उसके पास जो खुर्रमशहर मिसाइल है वो उसकी 2000 किलोमीटर अपना उसको न्यूक्लियर वॉरेंट तक वो मिसाइल लेके चल सकती है। तो ये एक तरीका होगा ईरान का इसको अटैक करने के लिए। और
बहुत अमेरिका तो सबसे पहले तो साइबर अटैक करेगा, वहां पे ब्लैकआउट कर देगा ईरान में। बट ईरान इतना बड़ा कंट्री है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट ये भी आई है कि हमने अपने मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को अंडरग्राउंड रखा हुआ है, जी और हम तो अंडरग्राउंड से उसको एक्टिवेट करेंगे। तो वो और भी मुश्किल हो जाता है अमेरिका के लिए जो उसको पता लगाना, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट अमेरिका हैज, जो भी उनके पास सैटेलाइट्स है, ये सब कुछ है, बट इसको अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा हर एक जगह का पता लगाना। एंड इसको बहुत बड़ी कंट्री है ईरान, तो इट्स नॉट लाइक वेनेजुएला के आपने एक छोटे से एक्चुअली कंट्री में आपने उसको अटैक कर दिया। तो इसको मुझे लगता है अमेरिका तैयार है, बट अमेरिका अटैक नहीं करेगा अभी। आप इसको देख सकते हैं, ये टॉक्स चलेंगी, बिकॉज ट्रम्प भी कोशिश कर रहा है कि ही विन्स हिज ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको न्यूक्लियर पे ईरान का साइन एक्चुअली चाहिए, और विदाउट फायरिंग अ बुलेट। लेकिन कोचर साहब, उनके लिए थोड़ी इज्जत वाली बात हो गई है कि आपने 3 सबसे बड़े जंगी जहाज लगा दिए, आपने इतने बड़े बड़े भाषण दे दिए, और अगर अब तो ये एक तरह से लगता है कि बहाने की बात है कि मिसाइल्स के लिए ईरान अग्री करेगा नहीं कभी कि या हम अपने मिसाइल्स छोड़ देंगे 2000 किलोमीटर रेंज वाले, और ये बोल करके उनको एक बहाना मिल जाएगा कि अब तो हम इसी बात पे अटैक कर रहे हैं। परमाणु बम की जहां तक बात है, वो तो अभी जब पिछली बार इन्होंने अटैक किया था तो बोल दिया था हमने इनको 5 साल पीछे ढकेल दिया है, लेकिन अगर यही सिचुएशन होती तो फिर इनको अटैक करने की जरूरत ही क्या होती। तो बस ये बहानेबाजी चल रही है, एक ट्रम्प को बहाना चाहिए कि फिर एक लेजिटिमेट अटैक बोल करके और अपने देश वालों को समझा सके कि हाँ जी हमने क्यों अटैक किया। ये एक बहाना खोज रहे हैं इस टॉक्स के बहाने। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज क्या है कि ट्रम्प चाहता था रिजाइम चेंज। ट्रम्प ने बहुत कोशिश करी कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मोसाद भी उसमें इन्वॉल्व था, सीए भी इन्वॉल्व था, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बावजूद आपने देखा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया जी। और एक रिजाइम चेंज आप उसको नहीं कर पाए। आज अगर आप ईरान के ऊपर अटैक भी कर देंगे तो फिर भी रिजाइम चेंज होने वाला नहीं है जी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसको इसलिए डिले कर रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि अटैक के बाद भी जो मकसद है उनका वो पूरा नहीं होगा जी। जबरदस्ती, और ये एक आपकी सिविलाइजेशन सोसाइटी है, आप इसको कोई भी काम इससे जबरदस्ती नहीं करा पाएंगे। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो आपके ईरान के लोग हैं वो अमेरिकन से नफरत करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि वहां के लोग आपके साथ हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, और इसीलिए रिजाइम चेंज नहीं हो सकता है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है 1.5 लाख के करीब सोल्जर्स हैं, वो इतने इंडॉक्ट्रिनेटेड हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, वो आप उनको पर्ज या आप उनमें फूट नहीं डाल सकते। तो इसीलिए अमेरिका नाकाम हो रहा है करने के लिए, और इसीलिए फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपने देखा कि ये इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दिए थे, इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के ऊपर भी लगा दिए, और अभी ब्लॉकेड कर रहे हैं कि ईरान को कहीं से भी ईरान अपना ट्रेड ना कर पाए। तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट अमेरिका के लिए रहेगा कि ईरान को इतना मजबूर कर दो कि लोगों में बगावत हो जाए, और बिकॉज खाने के लिए ना मिले, पीने के लिए ना मिले। पीने का पानी नहीं है ईरान में, आप इसको ईरान में देख लो, इतना प्रॉब्लम है इसको वाटर सप्लाई की। तो एक टाइम आएगा लोग तो बगावत करेंगे कि भाई जो हमारी जो लीडरशिप है वो जो ईरान को इस स्टेज पे लेके आगे, पर उसमें काफी टाइम लगेगा। मुझे लगता है इतना जल्दी नहीं होने वाला है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी हो गया है फेस सेविंग। वो वापस अपनी फौजों को नहीं लेके जा सकता, कुछ ना कुछ करेगा वो। आप अटैक करेगा, मिसाइल साइट्स पे मारेगा, कहीं भी कुछ करेगा, जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और जानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग में तो माहिर है, तो कोई आपको एक नैरेटिव एक्चुअली बना के, जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे अमेरिका ने बोला था कि 5 साल के लिए हमने इनका न्यूक्लियर एक्चुअली खत्म कर दिया, पर वो चीज हुई नहीं ग्राउंड पर जी। 5 साल का ऐसा कोई भी नहीं है। आज भी जो उनके पास यूरेनियम की स्टॉक पाइल्स है ईरान के पास, अराउंड 65 to 70% एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, वो अभी भी आपकी इंटैक्ट है। और अभी एक
बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें चाइना एक्चुअली कूद गया इस लड़ाई में, और चाइना अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, रशिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है लड़ाई को इसको शुरू नहीं करने के लिए। और इसका रीजन है ये, अगर इसको लड़ाई हो जाती है तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। 20% वर्ल्ड का ऑयल इस रूट से जाता है, उसके बाद आपका इसको रेड सी इफेक्ट होता है, बिकॉज वहां पे आपके हाउथीज उसको एक्शन अपना कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड नहीं चाहती इस टाइप की डिसरप्शन। ऑलरेडी चाइना का आपने इसको वेनेजुएला में तेल बंद कर दिया है, अब चाइना का तेल अभी ईरान से आता है, अब चाइना फिर कहां से तेल लेगा? तो ये सारी जो पॉलिटिकल जो लिंकेजेस हैं वो इसमें शामिल है। इसलिए ये देश प्रेशर डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी बातचीत के ऊपर आ चुके हैं, बिकॉज वो जानते हैं दैट ही इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। चलिए देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, एक तो जॉर्डन हो गया, और कौन कौन से देशों की धरती का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका ईरान पर हमले के लिए? आपको क्या लगता है, और क्या इसमें हमारा पड़ोसी खुरापाती देश पाकिस्तान भी हो सकता है कि पाकिस्तान जिस तरह से जी हुजूरी कर रहा है इस वक्त ट्रंप की, उनके सहयोगियों की, वो भी कह देगा कि आप हमारा ये वाला हिस्सा इस्तेमाल कर लीजिए जहां से ईरान की सीमा लगती है? वैभव, देखो, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जनरल कोचर ने बहुत करेक्ट पर्सपेक्टिव दे दिया कि अगर सऊदी ऐसा कहता है या कतार ऐसा कहता है या कुवैत ऐसा कहता है, तो क्या वाकई सऊदी, कुवैत या कतार की जो सरकारें हैं वो अमेरिका को एयर स्पेस देने से रोक सकती हैं? जाहिर बात है नहीं। उनके पास ना ऐसे मिसाइल हैं, ना ऐसे फाइटर विमान हैं, उड़ने नहीं देगा अमेरिका। सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या सऊदी में या कतार में या कुवैत में जो जमीन पर बेसेस हैं अमेरिका के, चाहे एयर बेसेस हों या मिलिट्री या नेवल बेसेस हों, क्या उनका इस्तेमाल अमेरिका कर पाएगा? फिर से सवाल उठता है कि शायद सऊदी, कतार, कुवैत, इनमें से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सामर्थ्य नहीं है कि वो अमेरिका को रोक सके। अब प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर जो देश हैं वो न्यूट्रल हैं, मोरलेस। इराक कोई तकलीफ नहीं है, सीरिया कोई तकलीफ नहीं है, जॉर्डन कोई तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान सबसे इंटरेस्टिंग केस रहेगा। पाकिस्तान ने थोड़ा हिंट देने की कोशिश की है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है, बलूचिस्तान प्रोविंस से इराक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में अंदरूनी बलवा हो गया, कुछ लोग सड़कों पर आ गए, और जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पीटीआई तो बैन है, लेकिन पीटीआई के कार्यकर्ता आ गए सड़कों पर, कहीं कहीं पीपीपी के कार्यकर्ता भी आ गए, और बड़ी तादाद में मस्जिदों में ये बात फैला दी गई कि भाई सरकार, पाकिस्तानी सरकार अमेरिका को मदद कर रही है ईरान पर हमला करने के लिए। तो पाकिस्तान में जो आम लोग हैं, शिया हो या सुन्नी हो, आम जो सिविलियंस हैं, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी जो रूलिंग इलीट है, जो सरकारी पक्ष है, वो अमेरिका को बलूचिस्तान के रास्ते से एक मुस्लिम देश पे हमला करने जी। तो वो भी फिलहाल पॉलिटिकली, मिलिट्रीली अवेलेबल नहीं है जी। देवनाथ साहब, माफी चाहूंगा, मैं ये जॉर्डन वाले सवाल पे फिर से एक बार आ रहा हूँ। आपको तो जेट्स उड़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आप थोड़ा हमें जॉर्डन के उस सॉल्टी बेस, एयर बेस के बारे में बता सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी बड़ी है और वहाँ से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब अटैक होगा? जी हाँ, देखिए, जॉर्डन में जो ये एयरबेस है, ये बहुत पुराना एयरबेस है जी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब तुर्की के साथ युद्ध हुआ था, तब पश्चिमी देशों ने इसको बनाया था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, अगर हम याद रखें जी, उसके खिलाफ बमबारी करने के लिए। और अभी जो तुर्की है, इसका पूरा फैलाव था पश्चिम एशिया में जी। तो तब इसको बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यह स्टेजिंग पोस्ट था। उसके बाद में अमेरिका ने आस्ते आस्ते जॉर्डन में इस एयरबेस को, मुवाफक एयरबेस जो है, इसको डेवलप, मुवाफक साल्टी एयरबेस जी, हाँ, मुवाफक साल्टी एयरबेस अमेरिका ने डेवलप किया। इसके काफी सारे कारण थे।
सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो जॉर्डन को इंटरनल स्टेबिलिटी देना। देखिए, ये समझना पड़ेगा क्या रीजन है कि जॉर्डन, सऊदी, ये सारे के सारे देश क्यों अपने यहां पर एयरबेस या मिलिट्री बेस बनाने देते हैं? क्योंकि जॉर्डन, सऊदी, यहां सब जगह राजवंश का डेमोक्रेसी है नहीं। कोई किंग होता है, कोई प्रिंस होता है, कोई शेख होता है, जी तो ये सब, कोई अमीर होता है। ये सारे अपने अस्तित्व के लिए अपनी इनको विरासत में अपने दादा परदादा से मिल गई है और ये अपनी विरासत को अपने बच्चों और परपोतों तक देना चाहते हैं। पावर नहीं जाने अमेरिका देना कहता है चाहते कि हैं। जी अमेरिका कहता है हम तुम्हें इसकी गारंटी देते हैं। अब जॉर्डन में जब अमेरिका ने ये एयरबेस डेवलप किया 80 के दशक में, 90 के दशक में, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहां पर F-16 रखेंगे और जॉर्डन के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल रखना है, यानी अगर कोई विद्रोह हुआ या जॉर्डन की कोई प्रॉब्लम आसपास में किसी देश के साथ हुई तो हम यहां से F-16 ऑपरेट करके जॉर्डन के किंग, अभी तो कोई अब्दुल्ला या कुछ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अमेरिका का स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव क्या था कि जॉर्डन के इस बेस से वो, देखिए एक समय ऐसा था, इराक सद्दाम हुसैन के पास यानी रूस के इन्फ्लुएंस में, सीरिया बशर अल असद के पास यानी रूस के इन्फ्लुएंस में, वो पूरा रिम ऐसा था। एक समय मिस्र यानी इजिप्ट भी एक बार रशिया के खेमे थे। मिस्र की पूरी आर्मी, पूरी एयरफोर्स सिर्फ रशियन इक्विपमेंट पे थी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ यौम किपुर वार तक की, 1973 तक। ये तो बाद में मिस्र रूस के खेमे से निकल गया जब उसने कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया 1978 में, तो वो मिस्र खिसक के आस्ते से अमेरिका के खेमे में चला गया। तो जॉर्डन के इस एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए, प्लस सऊदी में जो एयरबेस थे उनका इस्तेमाल करते हुए, अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में अपना दबदबा रखना चाहता था। तो अच्छा एयरबेस है, पहले वहां F-16 होते थे, फिर F-15 रखना शुरू कर दिए। अभी हाल ही में A-10 ग्राउंड अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साहब हमारे साथ हैं, कर्नल सिरोही हमारे साथ हैं जी। A-10 विमान आ गए हैं यहां पर। A-10 जो है यूएस एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है ग्राउंड फोर्सेस के सपोर्ट में। A-10 में जहाज है, उसको डिजाइन ही किया गया है आर्मी के सपोर्ट के लिए, यानी ये खूब एक्यूरेसी से लेजर गाइडेड बॉम्ब दुश्मन के बंकर्स पे गिरा सकती है, दुश्मन के तोपखाने पे, दुश्मन का जो टैंक्स होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन एरिया होता है, कॉन्क एरिया, वहां पे गिरा सकती है। दुश्मन के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं उस पर गिरा सकती है। और A-10 से लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल फायर होते हैं, बहुत ही एक्यूरेट है। तो 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूर से दुश्मन की आर्मी को एंगेज कर सकते हैं। तो A-10 डिप्लॉय हो गए हैं अभी। इसके अलावा रिकॉनेसेंस के लिए कम से कम 4 MQ-9 विमान वहां पर अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। यहाँ 2 रनवे अवेलेबल है, बाय द वे। दोनों ही रनवे, एक 7000 फीट लंबा है, एक 9000 फीट लंबा है। तो जो MQ-9 तैनात किए हैं, इससे अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पे रिकॉनेसेंस करता रहता है। खास तौर से अब ईरान की तरफ MQ-9 हर रोज जा रहे हैं। जी। देवनाथ सर, अब सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सिरोही सर, आपका तो बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपनी बारी आने का इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, और जो भी अभी हम बात कर रहे थे, जैसा कि कोचर सर ने बताया, देवनाथ सर ने बताया, जॉर्डन को लेकर आपका क्या सोचना है? और जो जैसा कि अभी नागेंद्र जी बता रहे थे कि वहां के बेस पर जिस तरह से तैयारी कर रहा है अमेरिका, और एक सवाल और है, जब इतनी दूर चले आए हैं तो वापस जाने पर तो बहुत फजीहत होगी, और जंग के इतने करीब आ गए। और देवनाथ सर ने जो बताया A-10 की बात, तो ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है एक तरीके से। अगर A-10 उन्होंने लाया है तो वो मौका ढूंढेंगे, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो तो तख्ता पलट ही है। सबसे पहले मैं जी का सवाल का जवाब देता हूं, जो कि काफी विस्तार में ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया है। देखिए, जॉर्डन जो है, जैसा ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, टेक्निकली वेरी वेरी फीजिबल, और नंबर दूसरा जो है ईरान के काफी नजदीक है। और जो अदर एडवांटेज उसकी ये है कि जॉर्डन और इजराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और इजराइल के जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो है जॉर्डन को भी कवर कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों, क्योंकि कॉन्टेजियस बॉर्डर्स है दोनों के, जॉर्डन के और इजराइल के, तो वहां पे जो एयर बेसिस को रखना और वहां से ऑपरेट करना
उसके लिए आसान रहेगा, क्योंकि इजराइल भी वहां पे पास है। इजराइल की ये डिफेंस सिस्टम उनको जो है प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसी तरीके से जो जॉर्डन में ये डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका ने अभी डिप्लॉय किए हैं वो इजराइल को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कोई भी मिसाइल ड्रोन जो ईरान की तरफ से आएगा उसको इजराइल पहुंचने से पहले उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। अभी दूसरा सवाल आपका है कि जी जब इतनी दूर आ गए हैं तो वापिस जाएंगे तो फजीयत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब इतने बड़े बेड़े को आप मूव कराते हैं, इतनी जो है अपने मिलिट्री एसेट्स को मूव कराते हैं, तो उसका खर्चा भी होता है, वो कोई हवा से नहीं चलते हैं। तो वो जो है इतना खर्चा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं और हासिल क्या होगा, वो जो है सबसे बड़ी समस्या। उन प्रॉब्लम ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। उनका ऑब्जेक्टिव जैसे जनरल साहब ने बताया था कि शुरू में रजीम चेंज था और इजराइल भी यही चाहता था। और पिछले साल से जब ये मिडनाइट हैमर और जो राइजिंग लाइन जो ऑपरेशंस किए गए थे वो करे इसलिए गए थे कि शायद वहां पे रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन वहां पे भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो मेन मकसद है वो रजीम चेंज का मकसद है, लेकिन वो हासिल होता नजर नहीं आ रहा। दूसरा है कि ये जो 3-4 चीजें जो मैंने ही बताई थी, ग्रुप कैप्टन साहब ने ही बताई शर्तें, और जो कुछ जनरल साहब ने भी बताई हैं, ये शर्तें हैं जो कि इसमें 2-3 शर्त तो हो सकता है कि ईरान मान जाए, लेकिन जो ये मिसाइल के ऊपर कैप लगाने वाला उसमें जो है मिसाइल जो है ईरान नहीं मानेगा। और अगर ईरान नहीं मानेगा तो फिर उस हालत में ट्रंप साहब के पास और कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि अपनी पब्लिक को या दुनिया को दिखाने के लिए, फेस सेविंग के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नेगोशिएशन है ये कोई नॉर्मल नेगोशिएशन नहीं है। इनको हमको समझना चाहिए कि इस बारी ईरान को भी पता है कि पिछली बारी 2015 में जब इन्होंने डील की थी, तो 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने वो डील को जो है उस डील से निकल गए। तो इस बारी जो अमेरिका भी ये चाहता है कि ये जो एग्रीमेंट होगा, नेगोशिएशन चल रही है, ये कोई रिस्क को मैनेजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और ईरान भी चाहता है कि परमानेंट सोल्यूशन हो, ये नहीं कि आज जो बाइडेन साहब बैठे हैं तो ये डील हो जाती है और उसके बाद कोई और दूसरे आ जाते हैं तो डील कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए ये जो है इंटरिम नेगोशिएशन नहीं है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के लिए अगर बातचीत होनी है तो ये दौर अभी आज के दिन से खत्म नहीं होगा, इसमें और भी बातें होंगी। अब सिर्फ देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या सारी बातों का इंतजार करेंगे, या उससे पहले वो जो जैसे उन्होंने पिछले साल करा था उस तरीके से इसके ऊपर, ईरान के ऊपर हमला कर जाएंगे। अब आया सवाल, जैसे बेसिस के बारे में बात कर रहे थे, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अमेरिका के लिए ये जो रूल रेगुलेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर वगैरह कुछ आज के दिन कुछ मायने नहीं रखता है। अगर सऊदी अरेबिया ये कहता है कि मैं अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने दूंगा, और कल अगर अमेरिका एयर बेस यूज कर लेता तो सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है? मैं तो कहता हूं वाई सऊदी अरेबिया, तुर्की जो है नाटो का मेंबर है, तुर्की से जो है एक बेसिस से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर भी लगता है वहां से, जो आसानी से सीरिया जो है अमेरिका के साथ है, आराम से हमला कर सकता है। तुर्की क्या मना कर देगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा, क्योंकि नाटो का मेंबर है वो, तो उसको मना नहीं कर सकता वो। तो एयर बेसिस की अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान एक अगर बाई चांस जमीन पे उतरना पड़ा, जो कि देवनाथ साहब कह रहे थे कि जो ग्राउंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट उन्होंने डिप्लॉय किए हैं वो ग्राउंड फोर्सेज के लिए, सपोर्ट के लिए, अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसी नौबत आती है जब ग्राउंड, वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब वो लास्ट ऑप्शन है, उस ऑप्शन को नहीं इख्तियार करेंगे, लेकिन बाई चांस अगर करते तो मेरे को लगता है सीरिया के थ्रू या पाकिस्तान के थ्रू जो है ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता, उस समय ये हवाई जहाज यूज किए जाएंगे। तो ये सारी बातें। और एक और चीज जो जनरल साहब ने बहुत सही बताई है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। उसका मतलब ये है कि जब दोनों देश एक बराबर मिलिट्री स्ट्रेंथ के ना हो और एक देश कमजोर हो, एक देश जो है ताकतवर हो, तो उस केस में आप 1-on-1 लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें से साइबर वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, उसके बाद जो आप ड्रोन से अटैक कर सकते हैं, जो लो कॉस्ट इक्विपमेंट है उनसे आप हमला कर सकते हैं। तो ईरान के पास भी काफी ऑप्शंस है, और मेरे को लगता है कि इन्हीं ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी टाइम ले रहे हैं, टॉक्स का इंतजार कर रहे हैं। अगर टॉक सक्सेसफुल हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये दिखा देंगे
कि मैंने जो मैं चाहता था मैंने हासिल कर लिया, और अगर टॉक फेल हो जाती है जी। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अब वो कितनी तादाद में हमला होगा, किस लेवल तक हमला होगा, वो शायद अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी नहीं पता है। वो जैसे जैसे बिल्डअप पोस्टरिंग हो रही है जी, जी। उसके हिसाब से फैसला होगा। सुनील साहब, जयवल जी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बात हो रही है कि ट्रंप तो एक डील मेकर हैं, जहां जाते डील करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड भी उन्होंने कर दिया, जो बहुत लोगों को लगता था कि इम्पॉसिबल है, उन्होंने किया। आप कभी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरा ये है, कभी आपको लगता है कि ये लोग डील करेंगे और ट्रंप और खामेनेई आपको कभी जिंदगी में एक फ्रेम में दिख सकते हैं क्या? मेरा सवाल तीनों से है, कितना इंटरेस्टिंग वो मंजर होगा क्योंकि अगर ट्रंप और खामेनेई एक फ्रेम में आपको नजर आते हैं जैसे बाकी के ये जो डिक्टेटर्स नजर आए हैं। तो बस छोटा सा रिएक्शन तीनों से मेरा। हाँ, सिरोही साहब से शुरू करते हैं, फिर देवनाथ साहब, फिर कोचर साहब जी। क्योंकि सिरोही सर, मैं भी थोड़ा जोड़ देता हूं कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में किम जोंग के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जो कि पहले सबको बहुत असंभव लग रही थी। देखिए वैभव जी और नागिन जी, ये जो आपका बात है ये बहुत आशावादी हो आप और इतना आशावादी होना भी ठीक नहीं है, बिकॉज इतना ऑप्टिमिस्टिक जो है रियलिटी से, आपका रियलिटी से थोड़ा दूर है। देखिए खमैनी साहब ने जो है उसको हटाया था, उनकी मतलब जो क्लरिक्स हैं वहां पे ईरान में, जो कि अमेरिका के जो मैं कहता हूँ पिट्ठू थे, जो शाह थे, वो अमेरिका के कहने पे सब कुछ करते, उनको हटाया था। ईरान के नजरों में आज सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अमेरिका है। और मैं एक बात बताता हूं, मैं ईरान की लीडरशिप को, ईरान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और दाद देता हूं कि पूरी दुनिया में एक ऐसे जो है शख्स है या एक ऐसा देश है जो अमेरिका को खुल के चुनौती दे रहा है। आप देख लिए जितने भी, ना तो चाइना में इतनी चाइना कुछ बोल सका, ना रशिया बोल सका, ना जापान बोल सका, कोई भी दुनिया में एक देश ऐसा नहीं है जिसमें भारत भी शामिल है कि जो इतनी खुल के अमेरिका को धमकियां दे रहा है। मैं कहता हूं उस वहां की पब्लिक, वहां की गवर्नमेंट और वहां के जो इस्लामिक क्लरिक्स है उनको मेरा बहुत सलूट है कि इतनी कमजोर हालत में 47 साल से जो देश टेंशन में है, आज भी वो आंख में आंख डाल के डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये जो है बहुत बहुत प्रशंसा के जो है काम है। ये आगे लड़ाई में क्या होगा वो देख, क्योंकि दोनों साइड से थ्रेटनिंग आवाजें निकल रही है, रेटोरिक कराया जा रहा है, पोस्टरिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ईरान डर नहीं रहा। ये बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत ताकत। और मैं ये जो आपका सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में ये दृश्य हमें नहीं हम दोनों को एक फ्रेम में देख पाएंगे। बिल्कुल सिरोही सर, आपने तो जवाब दे दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कोचर सर से भी। कोचर सर, असंभव सा तो लगता है, लेकिन क्या इसकी संभावना हो सकती है कि ईरान और अमेरिका खामनेई के रहते हुए भी मतलब अच्छे दोस्त बन जाए? कर ही रहे तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कोई भी पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते, और स्पेशली विद डोनाल्ड ट्रंप बीइंग देयर, तो जो आप नहीं बोल सकते कि कभी नहीं मिल सकते, बिकॉज वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में इतनी डायनामिज्म है, इतना एक फ्लक्स है कि कुछ भी कभी हो सकता है। देखिए अगर खोमेनी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि जो अगले 1-1.5-2 साल में, बिकॉज ट्रंप के अभी 3 साल है, तो ये अगर वो देख रहे हैं कि अगले 3 साल में ईरान का क्या हशर होने वाला है, बिकॉज देखिए ट्रंप ईरान के पीछे पड़ गया, अब वहां से कोई छुटकारा नहीं। और अगर खोमेनी कैन स्मेल द कॉफी, आई से दैट, अगर उसको समझ आ गया कि अगर उसको वहां पे हुकूमत करनी है, अपने लोगों को खुश रखना, बिकॉज ईरान में इंटरनली भी चीजें ऑलरेडी चल पड़ी हैं जी, और ये जो इसका जो इंटरनल मामला है ना, जहां पे आपका अनरेस्ट, एजिटेशन वगैरह, ये और बढ़ेगा, ये और तूल पकड़ेगा, बिकॉज अमेरिका इसको यहां से हिलने वाला नहीं, और उसको अगर इसको अमेरिका ने अटैक भी कर दिया तो इसका इकोनॉमिक ब्लॉकेड ईरान का करेगा और उसको चोक कर देगा।
और उससे चाइना का सबसे बड़ा नुकसान होता है। अमेरिका भी जानता है जी अगर वो इसको, चाइना एक दुखती रग है जो इसमें, बिकॉज जैसे ही वो उसका एक, आपने कहानी एक्चुअली सुनी होगी, एक वो तोता था, उसकी जान किसी में थी, तो जी राक्षस जी में उसकी जान थी, टाइप ऑफ थिंग। जी जी ये अगर इसको ईरान का, एक्चुअली तोता है ईरान, तो अगर इसको ईरान का, इसको गर्दन उसको दबा के रखेगा तो उससे चाइना को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, चाइना का भी, रशिया का भी। और अभी यूक्रेन लड़ाई को बंद करने की बात भी आ रही है। आज उसको इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ के ऊपर अटैक हो गया है मॉस्को में, तो उससे जी। और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। बट मैं इसको समराइज इसमें करूंगा कि बहुत ये जो बातों का सिलसिला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये 3 4 5 टॉक्स होंगी, एक टॉक पे ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, और कहीं ना कहीं पे एक मिडिल पाथ लाया जाएगा। जैसे कि आप अपनी एनरिचमेंट को 60% से 20% ले आओ, और आपको खुली छूट है, आप अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल करो, बट आपने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। और इसको ईरान वैसे तो ओपनली स्टेटमेंट से दे रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, पर अंदरूनी हम जानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अमेरिका, और वो एक एनपीटी का भी हिस्सा है, तो जो IAEA जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चेक करती है, अब इसको ईरान ने उसको भी मना कर दिया इंस्पेक्शंस करने के लिए, तो अब वो उसको मानना पड़ेगा। और ये जो एजेंसीज है ये आके उसकी इंस्पेक्शन एक्चुअली करेंगी, हर एक जगह पे एजेंसी पहुंचेगी और उसको ईरान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसको, मुझे लगता है इस टाइप का एक मिडिल पाथ का जो डिसीजन आ सकता है, और उसमें एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को हम फिर बचा पाए। मेरा क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा था सर, क्योंकि जिस दिन ट्रंप ने बोला था कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं कि US डॉलर के खिलाफ इरानियन रियाल का क्या हाल हुआ। आज की जो स्थिति है, ईरान का US डॉलर, एक US डॉलर 1,22,000 12,21,000, सॉरी माफ करिएगा, 12,21,405। यानी अगर आप एक ब्रेड भी खरीदने जा रहे हो तो आप पता नहीं झोला भर के पैसा लेके जाते होंगे। और इसमें हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, जानकारी देता हूं। 6 तारीख को सडनली ये आपका 9,93,000 पे पहुंच गया। फिर जैसे ही टॉक्स की बात हुई कि दोनों के बीच में टॉक्स होंगी, तो ये 42,000 पे 1200 पे पहुंच गया था। मतलब $1 इक्वल टू 1212 रियाल, इरानियन रियाल। और आज 5 तारीख की बात कर रहा हूं कि 12,21,000 पे। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, इतनी ज्यादा बर्बादी। अब देखिए, जो पूरा खामियाजा है वो तो ईरान के लोगों को भुगतना पड़ ही रहा है। भले वो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की जनता होगी बहुत बुरे तरीके से परेशान होगी। हम लोग आज कोशिश कर रहे थे ईरान के जर्नलिस्ट से बात करने की कि उनको हम रोज खबरें हम उनसे लें, और उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है या इतना अनसर्टेन है कि आप तो मत ही आइए ईरान आके रिपोर्टिंग मत करिए, क्योंकि आप आएंगे कुछ और बजट लेके और सडनली इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा कि आप वहां पे रह नहीं पाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी वैभव जी। बिल्कुल। तो इन सब को लेकर के हम ये सवाल पूछ रहे थे सर। अब तो ऐसे हमारा समय जो है खत्म हो रहा है, तो आखिरी कमेंट्स ले लेते हैं वैभव, कि अब आगे होना क्या है। ईरान ने बोला है कि अगले राउंड के टॉक्स होंगे, दो राउंड आज हुए हैं और वो इसको कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने ये बोला है। लेकिन थोड़ा सा क्रक्स निकाल के सर, थोड़ा सा शॉर्टन करके अगर आप हमें समझाएं कि अगर अब ये बातचीत पूरी तरीके से तो लगता है कि फेल होगी, अगर वो मिसाइल्स की बात आती है तो उसके बाद हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब हमें न्यूज रूम में जाग के रात के 12-1-2 बजे आ जाना चाहिए? क्योंकि आखिरी बार जब ये हुआ था तो हम लोग रात के 1 बजे सीधे फिर पहुंचे थे ऑफिस जी। इसको मुझे जगा देना, आप, मैं चैनल पे आ जाऊंगा अगर बिल्कुल सर। जी। और सिंदूर के टाइम पे मुझे रिपब्लिक टीवी ने रात के 1 बजे जगाया था, तो जी 1:25 पे वो अटैक हुआ था और उस समय फिर हम लोग सब लोग तो आए थे। जब मैं जो इसका एक्चुअली जो क्रक्स आपका बहुत अच्छा आपका ये आपने बताया कि
एक लिमिट ऑफ आपकी एंड्योरेंस होती है लोगों की, उनकी सहन शक्ति एक पर्टिकुलर लेवल तक रहती है, उसके बाद नथिंग इज इंपॉर्टेंट टू देम एक्सेप्ट फॉर देन दे विल कम ऑन द स्ट्रीट्स, आग लगा देंगे। ये आपने इस बार भी देख लिया, मॉस्क को भी काफी आग लगी और इस टाइप का हुआ। तो जो मैं इसको रीड करता हूं कि ये कहीं ना कहीं पे मिडल पाथ का इस पे सोल्यूशन आएगा, बिकॉज खोमैनी भी जानते हैं कि अब वो इसको खींच नहीं सकते ज्यादा देर, और वो भी जानते हैं कि इसके बाद बहुत ही बर्बादी हो जाएगी। और इसके बाद आपने एक तो आपके ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं और एक आपके बम गिर, ऊपर से आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आप इसको कहाँ जाएंगे लोग, मुझे बताइए। तो इसको मुझे लगता है कि मैं इसको मैक्सिमम आपको 15 या 20 दिन का टाइम देता हूं, उसमें ये आपकी रिजॉल्व हो जाएगी मुझे। जी बिल्कुल कोचर सर, और आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया के साथ आप जुड़े। नागिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो गया सर। आप लोग मिले हैं और इतने मुश्किल से आप लोग से 1 घंटे मिलते हैं सर। रशिया पे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, ये टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बड़ी खबर आ गई वो ये कि भारत अभी भी रशिया से तेल खरीद रहा है। तो ये मोदी जी के स्टेटमेंट, ट्रंप के स्टेटमेंट, हम लोग तो पागल होते जा रहे हैं कि चल क्या रहा है, कौन क्या डिसाइड कर रहा है। ट्रंप बोल देते हैं कि तेल नहीं खरीद रहे, अब आज हमें पता चल रहा है कि रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं। तो ये इसमें क्या चल क्या रहा है सर, और ये ट्रेड डील जो होती है तो कैसे होगी, और अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं, तो थोड़ा इसको आप अगर समझा दें। माफी चाहूंगा, जाते जाते मैंने ये सवाल दाग दिया आपके ऊपर। इसको दो इस पे पर्सपेक्टिव है। कल क्रेमलिन की स्टेटमेंट आई है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भारत कहीं से भी तेल ले, बिकॉज वो भारत का कंसर्न है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पहले तो रशियन पर्सपेक्टिव आपको सामने आ गया है। दूसरा अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये है कि आज $2 बिलियन का एक डील हुई है वेनेजुला के साथ ऑयल की, तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया था नाउ इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुला। तो आपने 2 मिलियन बैरल्स आपको वेनेजुला से आप अभी ले रहे हैं, तो आपको उतना ही आपको रशिया से कम करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, बिकॉज ये ट्रेड डील भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी स्टेटमेंट अगर आप उसको पढ़ें इसके बारे में, तो ट्रंप के बोलने के बाद उनका रिएक्शन था, आज के न्यूज़पेपर में आया, मॉर्निंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैंने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट अपना दिया है दैट वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई आवर दिस थिंग एज फार एज ऑयल इज कंसर्न। हम इसको रशिया या इससे हम अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे। तो आई थिंक अमेरिका का काफी हद तक कंसर्न आपका एड्रेस हो जाता है, क्योंकि आज अगर हम अपना 30 to 35% रिक्वायरमेंट रशिया से ले रहे हैं, आई थिंक वो कम होके अराउंड 20% तक आ जाएगी। वो शायद एक्सेप्टेबल रहेगा, बिकॉज 0% नहीं हो सकता है, इतना नहीं हो सकता जी, 0 नहीं हो सकता। ओके बिल्कुल कोचर सर, बहुत धन्यवाद आपका, आप वन इंडिया के साथ जुड़े। और बाकी मेहमानों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। तो ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त ओमान में बातचीत चल रही है, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए हैं। इस बातचीत में कोई हल निकलेगा या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा कुछ ही घंटों में। आपकी इंटरनल फीलिंग क्या है वो? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं, कितनी तैयारियां करने के बाद अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही जी, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो ट्रंप अपने देश में क्या मुंह दिखाएंगे। और वो अपनी जैसी छवि बनाकर रखे हुए हैं कि मैं दादा हूं एक तरीके से, और जिसको जो कह देता हूं मान लेता है तुरंत, तो उस छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। नागिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति के चक्कर में, तेल के चक्कर में और परमाणु बम के चक्कर में जो परेशानी जो है वो तो आम आदमी को ही झेलनी पड़ेगी, चाहे वो ईरान का हो चाहे अमेरिका का हो। पैसे आप बर्बाद करते रहो वॉर पे, और लोग सड़कों पे रोते रहे, मरते रहे। जैसा बोला गया कि 70,000 लोग मार दिए गए, और उसके बाद आप प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। अब वो रेजा पहलवी भी चुपचाप बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ का प्रेसिडेंट बनना था या जिनको ईरान में राज करना बहुत था। आराम तलब जिंदगी जी रहे हैं अमेरिका में, और अभी शांति है।
पूरी शांति है, अब उनको प्रोटेस्ट खत्म हो गया, उनको कोई मतलब नहीं ईरान से। तो ये सब पॉलिटिक्स जो है वो आम आदमी की जान से खिलवाड़ ही बन चुका है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, आप कहीं भी चले जाओ। पाकिस्तान में भी आज 30 शिया को मार दिया। पाकिस्तान मतलब मुसलमान को मार रहा है, हिंदू को भारत में मार रहा है, तो चल रहा है। बिल्कुल, और आपका कहना सही है। पहलवी ने अमेरिका में बैठे बैठे वीडियो संदेश भेज दिया ईरानी लोगों को कि आप उतरिए खामने के खिलाफ। उसका खामियाजा किसने भुगता? वही आम ईरानी लोगों ने भुगता, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, वो तो आराम से अमेरिका में अभी भी बैठे हुए हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, उनके बच्चे खुशहाल हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। तो आज इस खास शो में बस इतना ही। और ईरान और अमेरिका के बीच में अगर जंग के हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं और जो भी नई अपडेट आती है वो सब आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी, इसलिए आप वन इंडिया पर बने रहिए। और हम हर वो खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं ईरान से जुड़ी हुई, और जैसा कि आपने बताया हम ईरान के बहुत सारे लोगों से भी जुड़े हुए हैं और वहां से ग्राउंड से बहुत सारी चीजें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लाएं और जल्द आप देखेंगे कि आपको ईरान की गलियों का मंजर वन इंडिया के कैमरे से दिखाया जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए आपको वन इंडिया पर बने रहना होगा और समय समय पर वन इंडिया की टाइमलाइन को जाकर झांकना भी पड़ेगा कि कौन सी नई अपडेट आई है, कौन सी नई वीडियो आई है। करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। आई एम श्योर कि हमारे तर्कश पे स्पेशली ईरान को लेकर के जो जानकारियां आपको मिलती होंगी वो किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो आपका बहुत धन्यवाद और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.